बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो अपना चैप्टर 3 है। मैंने इससे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के साइंस के 10th क्लास के नोट्स प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें प्रॉपर नोट्स हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, ठीक है। तो आज अपना चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 3। तो ये क्लास 10th के लिए साइंस नोट्स हैं और शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो आपको, बट शॉर्ट नोट्स जैसे नहीं है। आप इनको पढ़ के 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो अपना आज का चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। धातु और अधातु क्या होती है, देखो। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है ना। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तन, हथियारों तथा अन्य सामान को बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का प्रयोग पुल, हवाई जहाज, रेल तथा वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो कुछ धातुओं के उदाहरण हैं जो जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक और सोडियम। ये कुछ उदाहरण जो दे रखे हैं मैंने, वो अपनी धातु हो गई। धातु क्या होती है, देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की जो साइड की चमक होती है ना, वो क्या होती है, सतह होती है, वो चमकदार होती है, ठीक है। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। मतलब प्रत्येक धातु जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक और सोडियम, इनकी जो नेचर होती है ना, वो अलग अलग होती है। सब धातुओं की अलग अलग होती है, ठीक है। अगला है अपना, कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें पतली चादरों में डाला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धिता कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, जैसे धातुएं होती है ना, तो उनको तो पीट के अपन लंबा खींच सकते हैं, लेकिन अधातुएं होती हैं वो उन्हें अपन पीट कर खींच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो धातुएं सामान्यतः कुछ धातुओं को पीट के, ये हो गया। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक मतलब ऊष्मा, मतलब इनमें से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। सुचालक का मतलब होता है ऊष्मा का आदान प्रदान होना, ठीक है। अगला है अपना, जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज उत्पन्न करती है उसे ध्वनिक कहते हैं। जो कोई वस्तुएं किसी सतह से टकरा के जो आवाज उत्पन्न करती है ना, उसे ध्वनिक कहते हैं। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं का इस गुण को तन्यता कहते हैं। मतलब जो धातुएं तार के रूप में लंबी खींची जा सकती है, उस गुण को क्या होता है, वो तन्यता का गुण होता है, ठीक है। देखो, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। कठोर धातुएं जिन्हें अपन तन्यता के रूप में नहीं खींच सकते हैं। तो कठोर धातुएं एक तो आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम। और नर्म धातुएं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को अपन लचीलापन बना सकते हैं या इनको तार के रूप में खींच सकते हैं। तो देखो, अगला टॉपिक है अपना, सबसे कम अधिक या सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु। सोना, चांदी। ऊष्मा की सुचालक धातुएं चांदी, तांबा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। ऊष्मा की कुचालक धातु जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, लेड और मरकरी, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, है ना। धातुओं का दहन सबसे पहले आता है अपना। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले क्या होता है, धातुओं का दहन मतलब जलना। धातुओं का जलन, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जिसे धातु प्लस ऑक्सीजन मिलके धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ये कॉपर हो गया अपना, ये कॉपर हो गया। कॉपर एक मेटल है, ठीक है। ये अपनी ऑक्सीजन हो गई, O2 होगी। तो क्या कॉपर ऑक्साइड बना रहे। ये अपना एल्यूमिनियम हो गया और ये अपना O2 हो गया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो क्या होती है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, जो अपन ने 2 उदाहरण द्वारा देखा है। जबकि उभयधर्मी, अगला आता है अपना उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मैंने सेकंड चैप्टर में भी बताया था आपको, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और उभयधर्मी अभिक्रिया सेम होती है।
उसमें भी उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती है, इसलिए उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी उभयधर्मी क्रिया मतलब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, तो इसे अपन उभयधर्मी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है Al2O3 + 6HCl 2LaCa3 + 3H2O। दूसरा Al2O3, इसमें Al2O3 ने HCl के साथ रिएक्शन की, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण किया और इसमें NaOH के साथ मिलके सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण किया, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अगला आता है अपना टॉपिक एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? जब एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत का बनना ही एनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण मतलब जंग से बचाती है, संक्षारण से बचाती है मतलब जंग से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर उन्हें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? देखो तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तनु वो होता है जो अपन बोलते हैं ना डिस्टिल वाटर, है ना, तो इसमें तनु में मतलब H2O की मात्रा ज़्यादा होती है। तनु मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें H2O की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है? किसी साफ वस्तु को एनोड बनाकर इसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत अपघटित किया जाता है, विद्युत अपघटित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है अपना देखो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट तो अपन ने किसके साथ की थी? धातुओं का दहन। दूसरी है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखो इसने ये क्या है अपना पोटेशियम H2O के साथ मिलकर क्या बना रहा है? KOH बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसमें भी सोडियम के साथ रिएक्शन सोडियम + H2O NaOH बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके, अगली है अपनी धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो ये अपना 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो अपन सबसे पहले तो धातुओं का दहन लिखना है, तो उसके देन धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखो ये मैग्नीशियम, ये धातु अपनी होगी और ये HCl लिक्विड फॉर्म में होता है, तो MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इधर Zn है, Zn अपनी धातु है प्लस 2HCl, तो ZnCl2 + H2 ये अपनी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब फोर्थ है अपना धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसके यौगिकों के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। जैसे धातु A है और धातु B है, उसका B का लवण विलयन, तो A इसको विस्थापित कर देगा और A का लवण विलयन बन जाएगा और B धातु बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अगला टॉपिक है अपना एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? रॉयल जल का लैटिन नेम है। यह 3.1 अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये देखो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया किस किस का मिश्रण होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है, जिससे अपन एसिड बोल सकते हैं आम भाषा में। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक होता है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। अब आती है अपनी सक्रियता श्रेणी।
धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसकी सक्रियता। मतलब जो धातुएं होती है ना, एक तो देखो धातु और धातु क्या होती है, देखो एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। कोई भी जैसे प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिस भी पीछे यम शब्द आ जाए, जैसे पोटेशियम यम शब्द आ गया तो अपनी धातु होगी, 100% अपनी धातु होगी। जैसे कोई अपवाद है, जैसे कॉपर हो गया, लेड, जिंक, ये 4-5 धातु हैं जिसको अपन याद करके रख सकते हैं। बाकी में जिसके पीछे भी यम शब्द आ जाता है वो अपनी टोटल धातुएं होगी। देखो इसमें बताती हूँ मैं आपको, इसके पीछे यम है, ये अपनी धातु है। पोटेशियम के पीछे यम है, ये अपनी धातु है। ठीक है, तो जिसके पीछे यम शब्द आ जाए वो अपनी सारी धातुएं होती हैं। और धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, गोल्ड और प्लेटिनम है। ठीक है, तो अगला आता है अपना अधातु। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, जैसे सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब मुझे बता, इनमें सब में पीछे यम शब्द आ रहा है क्या, एक में भी यम शब्द नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सारी अधातुएं हैं। जिस शब्द के पीछे यम शब्द आ जाता है तो वो अपनी धातुएं होगी। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना। ब्रोमीन ऐसी अधातु हैं जो द्रव अवस्था में होती हैं। इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस होती है या गैस होती है। जो ब्रोमीन होती है ना, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब अधातुओं के गुणधर्म, पहले अपन ने धातुओं के गुणधर्म पढ़े थे, अब आता है अपना अधातुओं के गुणधर्म। एग्जाम में क्या होता है, धातु और अधातुओं के गुणधर्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती हैं, है ना। अधातुएं तन्य भी नहीं होती क्योंकि इन्हें पीट कर लंबा नहीं खींचा सकता, तथा ये भंगुर होती हैं। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है जबकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती जबकि धातुओं की सतह चमकदार होती है ना। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती हैं। अब देखो अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, पहले अपन ने धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, अब अपन पढ़ रहे हैं अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की क्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना कार्बन और O2 से मिलकर CO2 बनाएंगे और सल्फर प्लस O2 से मिलकर SO2 बनाते हैं। ठीक है ना। तो नोट, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हम जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ये नोट करके लिख लेना। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातुएं का सेकंड क्या है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल के व नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, तो सल्फर प्लस H2SO4 तो 3SO2 प्लस 2H2O, ये अपना उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। ये सल्फर हो गया, ये क्लोरीन हो गया, तो सल्फर मोनोक्लोराइड बनाती है। अगला है अपना हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। H2 प्लस सल्फर H2S, इसे बोलते हैं सहसंयोजक। देखो ये याद कर लेना, उत्कृष्ट गैसों के नाम हीलियम, नियोन, आर्गन और जीनोन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, है ना। ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, गैलियम और सीजियम, ये एक नंबर में पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। क्षारीय धातुएं कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये सारी याद कर लेना, ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो हथेली पे रखने पर पिघलने लगती है, जैसे गैलियम और सीजियम। ठीक है, अगला है अपना अपरूप, है ना। अपरूप, कार्बन एक ऐसी धातु है, जैसे कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं ना, जैसे ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, हीरा। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं कार्बन के, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है,
कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने जो आधे नोट्स हैं अपने थर्ड चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए। मैं पार्ट सेकंड में इससे आगे वाले नोट्स करवाऊंगी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके करवाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिले तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल कई सालों से आए हुए हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी आपको बना के दूंगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।